नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जो है आज आपके जीएस के प्रश्न पत्र 2 से जो है वो प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति होगा, यहाँ सशक्त बनाने के प्रति अनुच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी करें। देखिए ये भी ध्यान देना है कि इसमें टिप्पणी करना है। तो यही प्रश्न है, ये पेपर 2 से संबंधित है। और देखिए ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, इसको मैंने पीवाईक्यू ही है यूपीएससी में। और आप कहेंगे सर ये तो यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, आप पीसीएस में क्यों करा रहे हैं। तो देखिए आपका जो सिलेबस है वो पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, वो दोनों एकदम सेम है। उसमें कुछ भी लाइन बाय लाइन आपको मिलेगी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो ये निकाल दीजिए कि हम पीसीएस पढ़ रहे तो आईएएस की चीज़ें ना पढ़ें। और यदि आप पीवाईक्यू देखेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, वो आपके स्टेट पीसीएस में पूछ लिए गए हैं। और चूंकि इस प्रश्न के माध्यम से थोड़ा सा हम चीज़ों को और समझाना चाह रहे थे, तो इसलिए इसको लेकर के भी आए हैं। तो आप लोग इसको लेकर के ये मत सोचिए कि यूपीएससी है, और जब आप यूपीएससी की लेवल की तैयारी करेंगे तब जो है आप पीसीएस तो बन ही जाएंगे। आइए बिना समय गंवाए प्रश्न को देखते हैं अपने। अच्छा, ये छोटी सी सूचना है। देखिए मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन हमारे द्वारा जो है ये जो अब की बार मेंस पार सीरीज हमारी चल रही है, तो उसका प्रयास ही यही है कि जीएस के प्रत्येक पेपर से आपको प्रत्येक दिन न केवल एक प्रश्न दो प्रश्न करवाएं, साथ ही साथ इसका मॉडल आंसर भी आपको दे और आपको ये भी बताएं कि देखिए आंसर राइटिंग करना कैसे है। तो यहाँ आपको आंसर राइटिंग करना सिखाने का भी प्रयास हम करते हैं। और वीकली जो है ये करंट अफेयर्स हमारा आता ही आता है प्रत्येक शनिवार को शाम को, सुबह जो है वो 9 बजे। तो आप लोग इस समय जो है चैनल को ज़रूर विजिट करिए, वॉच करिए, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ हम सप्ताह में 6 दिन आपको कुछ न कुछ देते रहते हैं जो बहुत उपयोगी है। और अगर आप स्किप करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपको तो और भी चीज़ें पढ़नी है। तो टाइम से इसी समय आप लोग आते रहिए और चीज़ों का लाभ उठाते रहिए। तो सूचना समाप्त हुई। चलिए, चूँकि ये 8 अंक का प्रश्न है और 8 अंक के प्रश्न को आपको जो है लिखना कितने अंकों में है, वो सारी शब्दों में, तो 125 शब्दों में। तो आपको बहुत ज़्यादा भूमिका या निष्कर्ष पे शब्द नहीं खर्चा करना। अगर ये 12 अंक का भी प्रश्न रहे तब भी आपको नहीं खर्चा करना है, क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष पे बहुत लिख करके सोचेंगे कि आप जो है बहुत नंबर पा जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर मिलता है तभी जब आप टू द पॉइंट लिखे रहेंगे, सभी डायमेंशंस को कवर किए रहेंगे और क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे उत्तर को, तभी आपको जो है वो अंक मिलेगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी जो है वो भूमिका दीजिए कि वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत शहरी स्थानीय निकाय। देखिए यहाँ जो है ग्रामीण पंचायतों की बात नहीं हो रही है, और ये सब ध्यान रखना होगा मुख्य परीक्षा में आपको, कि ऐसा नहीं पूछा गया शहरी स्थानीय निकायों को, अब आप जो है पढ़े उसके बाद पंचायतों पे उतर गए। पंचायतों को नहीं बताना, 73वें को नहीं बताना, आपको 74वें को बताना है, जिसमें नगरीय निकायों की बात की गई है, सशक्त बनाना था। इसके तहत राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही शक्तियों को शहरी स्थानीय निकायों को ट्रांसफर करेंगे। देखिए जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया, ये शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए लाया गया, कि जो भाई भारत क्या है, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, और यहाँ प्रयास यही है कि जो शासन प्रशासन में अंतिम व्यक्ति का मतलब तृणमूल स्तर तक के लोगों की भागीदारी हो। तो वो भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, जब तक इसमें हमारे ग्रामीण स्तर के लोग, शहर के जो अंतिम व्यक्ति हैं, जहाँ विकास सबसे कम हुआ, वहाँ के लोगों की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक सही मायने में लोकतंत्र नहीं पहुँचेगा। और वो बढ़ाने के लिए राज्यों पे ये कहा गया कि आपके पास जो अधिकार है
उसमें जो है आप 73वें संविधान संशोधन के तहत कुछ पंचायतों को दीजिए और 74वें के तहत जो है वो नगर निकायों को दीजिए। जैसे आप अगर ऐसे समझिए कि जैसे यदि आप किसी जिले में रह रहे हैं तो जिला में तो नगर पालिका या नगर निगम की चीज़ें हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे हैं जो नगरीय स्वरूप को धारण करते हैं तो उनको जो है उनको बेसिकली नगर पंचायत बोला जाता है। तो उनका विकास कैसे होगा? तो उनको जब तक आप वित्त की चीज़ें नहीं देंगे और उनको कुछ अधिकार नहीं देंगे, तो यही प्रयास जो है वो किया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और आपने भूमिका में यही चीज़ों को स्पष्ट कर दिया और आपको ऐसे ही भूमिका लिखनी है। फिर ट्रांसफर करेंगे जिससे तृणमूल स्तर तक के लोगों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो सके, वही जो मैंने बताया। फिर किंतु आज भी शहरी स्थानीय निकायों को उस स्तर की भागीदारी प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसका मुख्य कारण राज्यों की जो है वो अनिच्छा है। देखिए कारण तो और भी है, लेकिन एक बड़ा कारण है कि राज्य जो है अपने अधिकारों का, जो राज्यों से जो उम्मीद की गई थी कि ये जो अपने शक्ति का जो है वो ट्रांसफर जो है वो नगर निकायों को या पंचायतों को करेंगे, तो वो प्रॉपर वे में अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप इसके तहत बताइए सबसे पहले राज्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो भाई अगर इसमें वित्त की चीज़ें हैं तो वित्त की कमी है। अगर राज्य के पास ही वित्त नहीं है, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए केंद्र का मुंह देख रहा है, तो फिर वो नगर निकायों या पंचायतों को क्या ही दे पाएगा। तो आप यही बता रहे हैं कि शहरी स्थानीय निकाय वित्त के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर है, जबकि राज्यों की जो वित्तीय हालत खस्ता हाल है। ऐसे में राज्य के हाथ जो है वो बंध जाते हैं, मतलब राज्य अपनी ही योजनाओं को नहीं चला पा रहा है। कभी कभी तो आप देखते होंगे कुछ राज्य ऐसे हैं कि अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए वो केंद्र से पैकेज लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब राज्य कहाँ से दे पाएगा? अपने ग्रामीण स्तर पे जो पंचायत है या जो नगरीय निकाय है, तो ये एक बड़ी समस्या है। फिर इसमें देखा जाए तो एक राज्य वित्त आयोग है, तो चूंकि इसमें राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी होते हैं, अतः वे वित्त आवंटन में राज्यों का पक्ष लेते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि कोई राज्य धनाढ्य भी है, मतलब कोई राज्य जो है वो धन, सपोज करिए केरल की बात कर लीजिए, तो केरल में क्या है कि जो पहली बात तो होता क्या था कि पहले जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता था प्रत्येक 5वें वर्ष होता था, तो पहले तो नियमित होता ही नहीं था। लेकिन चूंकि इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है वो सख्त है, जो हमारी न्यायपालिका है वो सख्त है, तो इसके दबाव में ये करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन तो करते हैं, लेकिन राज्य वित्त आयोग में पदाधिकारी कौन होते हैं? वही जो राज्य के जो सीएम होते हैं, उनके जो चहेते अफसर होते हैं वही होते हैं। और सीएम को अपने एजेंडे को पूरा करना है। उन्होंने जो चुनाव के समय जो बड़ा बड़ा वादा किया था, ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, ये आपको कैश देंगे, तो ये सारी चीज़ें उनको पूरी करनी है। तो सही मायने में उनके पास ही पैसा नहीं है, लेकिन अब एक दबाव है कि भाई राज्यों को देना है, तो सारी नगर निकायों को या पंचायतों को देना है, तो वो इन अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे देंगे कि देखो इतना ही अमाउंट है, भले ही नीचे से कितना वो डिमांड करें, कुछ मत सुनना, उनको कायदे से समझा देना प्रधान जी को या जो नगर पालिका जो अध्यक्ष है, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, समझा देना कि देखो इसी में है, जो भी तुमको करना हो इसी में कर लो। तो अधिकारी जो है फेवर लेते हैं किसका? राज्य सरकार का। और वो इसलिए भी ऐसा करते हैं क्योंकि इनकी भी चीज़ें, इनकी भी जो डोर है वो सीएम से बधी होती है, मतलब राज्य सरकारों से बधी होती है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं उनको भी लाभ लोभ घेरे रहता है। अगर अगेंस्ट जाएंगे, निष्पक्ष तरीके से जो है वो संस्तुति कर देंगे, तो फिर हम बाद में किसी भी आयोग का सदस्य अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो वर्क कल्चर है, तो एक बड़ा कारण ये भी है कि वित्त की कमी, फिर राज्य वित्त आयोग की भूमिका, ये दो भूमिका आप बता दिए। फिर जो है वो कार्यात्मक नियंत्रण, कहाँ उम्मीद की गई थी कि ये अपने अधिकारों को छोड़ेंगे, अपने कार्यों को जो है वो बांटेंगे नगर निकायों के साथ। और यहाँ क्या है कि अनुच्छेद 243P और 243ZC, देखिए आपके पीटी का भी फैक्ट है, ये याद रखिएगा
के तहत संवैधानिक अधिकारों के बाद भी राज्य सरकारें शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां सौंपने में अनिच्छा दिखाती है। मतलब ये जो अनुच्छेद है 243 P और 243 ZG, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें यही कहा गया है कि राज्य सरकारें कौन कौन सी शक्तियों का जो है वो ट्रांसफर करेंगी। मतलब कुछ तो निर्देशित किया है, कुछ राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है उनके विवेक पे इस अनुच्छेद के तहत। लेकिन राज्य सरकारें ऐसा करने में अनिच्छा जताती हैं, क्योंकि कोई भी सत्ता है वो अपने सत्ता जो प्राप्त व्यक्ति है वो अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। समझ लीजिए कि जब ये पंचायतों का गठन हो रहा था, जब राजीव गांधी के समय में सारी चीज़ें हुई थी, तो राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया था और राज्यों का ये कहना था कि इसके माध्यम से जो है केंद्र सरकार हमारी जो स्वायत्ता है थोड़ी बहुत, वैसे तो राज्यों की भारत में कोई अपनी स्वायत्ता है नहीं, मतलब वो डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार की अनुकंपा पे है। मतलब देखा जाए तो केंद्र सरकार बाप है और ये सब बेटे हैं, ये रिश्ता है। बाप वैसे ही बाप होता है, बेटों की उसके आगे कोई औकात नहीं होती। तो ये सही है कि भारतीय राज्यों का जो है केंद्र सरकार के सामने कोई औकात नहीं है, चाहे वो पावर में चाहे वो पैसे में। और ये दोनों चीज़ें यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है महत्वहीन हैं। तो और उस पर भी आप जो है विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। आप हमारी शक्तियाँ जो थोड़ी बहुत है वो भी आप जो है कह रहे कि पंचायतों को ट्रांसफ़र कर दीजिए, नगर निकायों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो राज्यों ने बड़ा विरोध किया था। बहरहाल चूँकि ये हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी ये आत्मा है कि मतलब कि तृणमूल स्तर तक चीज़ों को पहुँचाना, तो ये तो होना ही था। बहुत विरोध के बाद भी चीज़ें लागू हुई और इसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट भी दिख रहा है। क्योंकि अगर आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप डेवलपमेंट को चीज़ों को देख रहे होंगे तो इसमें नगर निकायों का, नगर पालिकाओं का या ग्राम पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय विरोध हुआ था। तो कार्यात्मक नियंत्रण की आप बात कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, ये हमारे मुख्य परीक्षा के कुछ बैचेज हैं। आप फुल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पेपर से जिसमें आपको लगे कि हमारा कमज़ोर है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 7303307507 पे आप फ़ोन करिए, आप बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच के तहत होते क्या है कि आपको डेली जो है वो प्रश्न दिए जाते हैं, आपको इनका आंसर लिख के दिखाना होता है। उसके बाद आपकी कॉपी चेक होती है। फिर जो आपकी कॉपी चेक जब हो जाएगी तो आपको फिर मॉडल आंसर दे दिया जाएगा और अगले दिन का जो है फिर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपके पास फिर 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे में पुनः लिख करके दिखाना होता है। इसी तरीके से आपकी कॉपी जब हम प्रश्न देंगे तो आपको ऐसे ही PDF में लिख के भेजना होता है। और देखिए यहाँ प्रॉपर वे में जहाँ भी कुछ कमी रह गई है वो संस्थान के द्वारा बताई जाती है। और यदि आपका नंबर कटा, जैसे देखिए ये 8 में 3.5 नंबर नहीं 2.5 नंबर है, 2.5 नंबर पाए हैं, तो इसमें क्या है कि पूरा कमेंट करके बताया गया कि आखिर क्या क्या कमी रही कि आप जो है 2.5 नंबर पाए। मतलब ये सारी चीज़ें यदि आप सुधार करेंगे तो आपका यही जो है करीब 4.5-5 नंबर तक आराम से हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक हो जाती है तो इसी तरीके से जो है मॉडल आंसर भी जो है आपको प्रदान किए जाते हैं। तो इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए एकदम तैयार करना, ताकि आप जो है अगर प्रीलिम्स पास कर रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा में सहजता से पास हो जाए। और तो आपकी तैयारी का अप्रोच भी यही होना चाहिए कि पहले मुख्य परीक्षा तैयार करिए और मुख्य परीक्षा के साथ साथ PT को लेकर चलिए। क्योंकि PT पास करके आप सोचेंगे कि आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे 3 महीने 2.5 महीने में, तो वो असंभव है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती है और सही मायने में असली प्रतिस्पर्धा तो आपको उसी में करनी होती है। PT तो आप 3 महीना भी अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो PT तो पास कर जाएंगे। मुख्य ही मुख्य है और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है, तो आप लोग उससे जुड़िए। फिर जो अगला है कि जल बोर्ड एवं विकास प्राधिकरण जैसे निकाय शहरी स्थानीय निकायों की जो है वो जिम्मेदारियां और शक्तियां भी जो है वो छीन लेती हैं। आप सभी जानते हो कि ये जो जल बोर्ड है या विकास प्राधिकरण है, तो ये भी जो है काम क्या करते हैं, रूरल स्तर पे या नगर पंचायतों में काम करते हैं। अब एक तो नगर का विकास करने के लिए खुद स्थानीय निकाय है,
लेकिन उसमें इनका भी हस्तक्षेप होता है और ये डायरेक्ट जो है किससे संबंधित होती हैं, राज्य सरकारों से। तो ये करती क्या है, और राज्य सरकार इनको ज़्यादा प्रश्रय भी देती है क्योंकि ये इनके माध्यम से वो अपने एजेंडे को लागू करती है। तो ऐसी स्थिति में ये करते क्या हैं कि न केवल जो नगर पंचायतें होती हैं उनकी चीज़ों, उनकी शक्तियों और उनके वित्त दोनों ही चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो आप इनका भी उल्लेख कर दीजिए। फिर नौकरशाहों का प्रभुत्व, मतलब जब आप डीएम साहब बनेंगे, एसडीएम साहब बनेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ हैं कि राज्य में पदस्थ शीर्ष नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय लेने की शक्ति में भारी कटौती कर दी जाती है, जिससे यह अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग ही नहीं कर पाते। कि मतलब कोई नवनिर्वाचित पदाधिकारी है, एक तो पहली बात तो ये बहुत लोकतंत्र में सबसे छोटे स्तर के पदाधिकारी होते हैं, और जब ये जीतते हैं तो एक बड़े उत्साह में आपके पास आते हैं कि सर हमारी ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, और आप जो है इनको सहयोग ही नहीं देते हैं। तो जब सहयोग नहीं देंगे तो इनकी चीज़ें जो है इनमें हतोत्साहित होंगे, निराश होंगे, और ये जनरली की जाती हैं क्योंकि जो राज्य सरकार में जो शीर्ष नौकरशाह हैं वो मतलब विधायक सांसद को कुछ नहीं समझते, तो ये इनकी तो औकात ही छोड़िए, मतलब ये क्या समझेंगे। तो ये सारी समस्या है, जबकि ये तरीका नहीं है। क्योंकि देखिए विकास का जो समावेशी मॉडल है उसमें तो यही है ना कि विकास जो है वो हर जगह हो। और आप सोचिए कि अगर ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो नगरीय जो क्षेत्र है, वो अगर विकास से छूता रह जाता है तो आप महानगरों का विकास करके ही क्या करेंगे। तो ये विकास तो जो है वो अनियंत्रित है, और ऐसे अनियंत्रित विकास एक तरीके से समाज के लिए कैंसर होते हैं, और ये तभी हो पाएंगे जब सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तो नौकरशाहों की भी एक कमी है, इसको भी आप दिखाइए। फिर राज्य सरकारों का अत्यधिक जो है वो नियंत्रण, राज्य सरकारें शहरी स्थानीय निकायों पर अत्यधिक नियंत्रण रखती हैं, उन पर विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय नियंत्रण द्वारा स्थानीय निकायों की जो स्वायत्ता है वो बहुत सीमित कर दी जाती है, एवं अधीनस्थ इकाई में प्रेषित कर दी जाती है। मतलब जो एक स्थानीय स्वशासन देने की बात है, तो वो उसमें स्वशासन आप तभी देंगे जब इनको स्वायत्ता प्रदान करेंगे। जब ये स्वायत्त ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, मतलब एक तरीके से ये अधीनस्थ निकाय मात्र बन के रह गए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो आप इसका भी उल्लेख करिए। फिर इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों के उदारीकरण और शक्तियों के उचित हस्तांतरण के लिए अभी एक लंबा मार्ग तय करना है। मतलब संविधान में जो लिखा गया है, संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उसको अभी सही वे में धरातल पे लाने में अभी एक लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति आपने पीछे दिखाया है कि अभी स्थिति कैसी है, राज्य सरकारों का बर्ताव कैसा है, ताकि वह न केवल वास्तविक स्वरूप को पा सके बल्कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति में भी सफल हो सके। क्योंकि जब ये अपने प्राधिकार को पाएंगे, मतलब जो इनकी स्वायत्ता है जब वो सुनिश्चित होगी, इनके पास खुद के राजस्व स्रोत होंगे, और जो इनको सेंट्रल से मिलना है या जो इनको स्टेट से मिलना है वो प्रॉपर वे में सुचारू रूप से मिलेगा, नौकरशाही की दखल नहीं होगी, तब ये अपने सही मायने में अपने वास्तविक स्वरूप को पा सकेंगे। लेकिन अभी उसको पाने में एक लंबा मार्ग तय करना है, और वो मार्ग कैसे तय करेंगे, जब एजुकेशन की चीज़ें बढ़ती जाएंगी, लोग अवेयर होते जाएंगे, और जब अवेयर होंगे, जब एजुकेशन की चीज़ें बढ़ेंगी, जब ई गवर्नेंस की चीज़ें बढ़ेंगी, तो भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए फिर प्रभावी होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। से पहले ये कुछ लिंक्स हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए और इससे जुड़िए। देखिए ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे तो आप लोग इसलिए भी जुड़िए क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे 2 YouTube चैनल हैं, और
आप लोग इसे वॉच करिए, क्योंकि यहाँ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ निःशुल्क टाइम टू टाइम दी जाती हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पे 7303307507 पे संपर्क करें, या किसी बैच से जुड़ना हो या हमसे बात करना हो, सारी चीज़ें इस नंबर से हो जाएंगी। तो ठीक है, फिर रखते हैं और कल मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।